स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहाँ पर हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल वीडियो की, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो की, जो है हमारा क्या रिहैबिलिटेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड। मतलब कि हियरिंग जो है इम्पेयर हो चुकी है, अब उसकी रिहैबिलिटेशन किन किन तरीक़ों से हम करने वाले हैं उसका ओवरव्यू उसको समझेंगे अच्छे से एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके से की जाती है, इंस्ट्रूमेंटल को इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके या फिर ट्रेनिंग दे करके, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं, हियरिंग एड्स यूज़ करते हैं, इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, या फिर असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं बहरे के लिए, डेफ पर्सन के लिए, या फिर ट्रेनिंग करते हैं उसकी। लिप रीडिंग टेक्निक हो गई, ऑडिटरी ट्रेनिंग हो गई, स्पीच कॉन्जर्वेशन हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें हियरिंग एड की, तो यहाँ पर फर्दर हम तीन तरह के हियरिंग एड पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है कन्वेंशनल हियरिंग एड, जो हम पहले यूज़ करते थे। इसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बाहा मीन्स क्या होता है, बोन एंकर्ड हियरिंग एड। बोन की मदद से हियरिंग एड जो कराया जाता है वो बोन एंकर्ड हियरिंग एड होगा। फिर इम्प्लांटेबल हियरिंग एड, जो इम्प्लांट कराया जाएगा। और फिर इम्प्लांट्स यूज़ करेंगे, जो हम इनर ईयर के अंदर इम्प्लांट्स यूज़ करेंगे, जैसे कि कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, जो कॉक्लिया के अंदर किया जाएगा, डायरेक्टली 8th नर्व को स्टिमुलेट किया जाएगा। और जो मेरा ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट होगा, इससे डायरेक्टली सीधा ब्रेन स्टेम को स्टिमुलेट किया जाएगा। समझ में आया, इससे 8th नर्व को किया जाएगा और इसे सीधा ब्रेन स्टेम को, इसके नाम में ब्रेन स्टेम आ रही है समझ में। फिर असिस्टिव डिवाइसेस आते हैं हमारे पास डेफ के लिए, जैसे कि लिसनिंग डिवाइसेस हो गए, सिस्टम्स हो गए, अलर्टिंग डिवाइसेस हो गए, या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गए। देखो हमारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो हमें इसमें डिस्कस करनी है डिटेल में थोड़ी, वो आती है आपकी कन्वेंशनल हियरिंग एड, बाहा हो गया, बोन एंकर्ड हियरिंग एड हो गया, और इम्प्लांटेबल हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट। इन चारों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हरी बात समझ में। देखो बात की जाए कन्वेंशनल टाइप की, कन्वेंशनल हियरिंग एड की, इसको हम इन हेडिंग्स के अंदर कवर करेंगे सर। इंट्रोडक्शन में पार्ट्स इसके डिस्कस करेंगे, 3 पार्ट होते हैं इसके। फिर इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, 2 मेजर टाइप्स होते हैं इसके, जिनमें से एक मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है और एक की कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं, उनको भी देखेंगे। फिर इंडिकेशंस, ओवरऑल इंडिकेशंस क्या होती हैं इसकी कन्वेंशनल हियरिंग एड की, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं किसके कन्वेंशनल के। तो आइए बात करते हैं किसकी, इंट्रोडक्शन की। तो इसका बेसिकली कितना काम है कन्वेंशनल हियरिंग एड का, एम्पलीफाई करना जो साउंड मेरी ईयर के पास आ रही है, एम्पलीफिकेशन का मेनली काम है, ठीक है। अब वो कैसे करता है वो इसके पार्ट्स के थ्रू समझेंगे। 3 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। इस 3 पार्ट की बात करें तो उसका निमोनिक है मार, ठीक है। माइक्रोफोन होता है एक, माइक्रोफोन, और एक होता है एम्पलीफायर, और एक होता है रिसीवर सर, रिसीवर। अब देखो माइक्रोफोन का काम क्या होता है, ये सबसे पहले जो मेरी बाहर से साउंड आ रही है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा सबसे पहले। तो क्या करेगा ये, जो मेरी साउंड आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये एम्पलीफायर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, मतलब कि एक तरह से बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा। अरे बस समझ में। अब ये रिसीवर क्या करेगा, इस एम्पलीफाइड सिग्नल को फर्दर किस में कन्वर्ट करेगा, साउंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एम्पलीफाइड सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये साउंड इस साउंड से कैसे अलग है सर, ये एम्पलीफाई हो चुकी है इस डिवाइस की मदद से, और ये नॉर्मल साउंड थी जो उसको सुनाई नहीं दे रही थी। यार ये बात समझ में आपको, इसने कैसे एम्पलीफाई किया साउंड को, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की सर एक बार। तो टाइप्स की बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, एयर कंडक्शन टाइप और बोन कंडक्शन टाइप सर। अब एयर कंडक्शन टाइप जो होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, ये इसका बोन के साथ इतना कनेक्शन नहीं है, इसको कान के अंदर फिट कर देते हैं। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, कैसे अलग हैं इनकी बात अभी करते हैं एक बार। बोन कंडक्शन टाइप देखो कैसा होता है, इसको मेस्टॉइड की बोन में फिट कर देते हैं, मेस्टॉइड बोन में फिट कर देते हैं यहाँ पर, है ना, पीछे यहाँ पर। अब क्यों करते हैं ये, एसी वाला ही क्यों नहीं कर रहे सर, क्योंकि इसका एक्सटर्नल ईयर जो है वो या तो डैमेज हो चुका है या उसमें कंजेनिटल एनोमली है कोई, जिसकी वजह से ये सूटेबल नहीं है किसके लिए, एसी वालों के लिए, मतलब कि एयर कंडक्शन वालों के लिए। उसमें बीसी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। देखो बात करते हैं किसकी, एयर कंडक्शन के अलग अलग टाइप्स की सर। अब देखो ये फर्दर 5 तरह के होते हैं। बॉडी वॉर्न टाइप, इसके नाम में सब कुछ है। बिहाइंड द ईयर टाइप, इसके भी नाम में सब कुछ है। स्पेक्टेकल टाइप, इन द ईयर टाइप, और कैनाल टाइप। देखो एक बार इनकी बातें इनको रखने से पहले एक बार इनकी इमेज आपकी बुक में दी हुई है, डिंगरा में, डिंगरा जो आपकी बुक है उसमें आपकी इनकी इमेजेस दी गई हैं, आप वहाँ से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसमें क्या होता है, हमने मार देखा था ना, मार, इसका M और A यानी कि कौन सा वाला पार्ट, माइक्रोफोन वाला पार्ट और एम्पलीफायर वाला पार्ट, तो इंसान जेब में पहन लेता है, अरे बस में इसको पॉकेट में रख लेता है, और तार से कनेक्ट होके जो हमारा कौन सा पार्ट बच गया, हमारा ये रिसीवर वाला पार्ट बच गया, ये कान के अंदर फिट हो जाता है। अरे बात समझ में, कान के अंदर, ईयर के अंदर फिट हो जाएगा। तो ऐसे इसका अरेंजमेंट होता है। बॉडी वॉर्न टाइप, बॉडी के अंदर पहनते हैं इसको और कान से कनेक्ट होता है। अब बिहाइंड द ईयर टाइप में क्या होता है, इसमें M
AR जो हमने पढ़े हैं, ये पूरी की पूरी यूनिट जो होती है हम कान के पीछे लगा देते हैं, ठीक है। और कैसे ना कैसे आप देखना, उसमें बुक में आपकी में इमेज दी हुई है, उसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, ईयर से मेरे, ठीक है। एज यूनिट बिहाइंड दी ईयर, बिहाइंड दी ईयर इसके नाम में ही है। स्पेक्टिकल टाइप में क्या करते हैं आप, जिस बंदे को रिफ्रैक्टिव एरर भी है, कोई विजुअल एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है और वो चश्मा भी पहनता है, तो क्या करते हैं उनके लिए एडवांस एक तरह से बिहाइंड द ईयर टाइप की मॉडिफिकेशन है सर, है ना, मॉडिफिकेशन है इसकी। क्या करते हैं अब इसमें सिर्फ स्पेक्टिकल टाइप में, जैसे मेरा चश्मा है, यहाँ पर हियरिंग एड लगा दिया जाएगा, इधर लगा दिया हियरिंग एड, जैसे MAR यहाँ पे फिट कर दिया मैंने डिवाइस मेरा, और जिस बंदे में कोई रिफ्रैक्टिव एरर भी है और मेरे को मान लो हियरिंग एड भी है, तो एक तरह से चश्मा तैयार हो गया और ऊपर से हियरिंग एड भी अटैच हो गया, तो उसके लिए स्पेक्टिकल टाइप की मॉडिफिकेशन आ गई। अब इन द ईयर टाइप में क्या करते हैं, नाम में ही सब कुछ है, इसके कान के अंदर देखो इसका ईयर मोल्ड तैयार करते हैं। ईयर मोल्ड क्या होता है, इसके कान के शेप का, साइज का, आकार का, पूरा जो इसका ईयर का आकार है, उस आकार के अंदर MAR की यूनिट तैयार करते हैं। मतलब कि जो मेरा हियरिंग एड है, कन्वेंशनल हियरिंग एड, वो ईयर का मोल्ड ले लेता है और उसको कान के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन द ईयर टाइप में हो गया। अब कैनाल टाइप में क्या होता है, इसी यूनिट को कैनाल के अंदर डाल देते हैं। अगर मान लो एक्सटर्नल ईयर का कोई अट्राशिया है, मान लो उसकी कंजेनिटल एनोमली है, कोई स्टाल ईयर है या फिर कोई फ्लैट ईयर है, या ये हमारा पिन्ना है ही नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, उसमें ये सब नहीं लग पाएगा, तो उसमें कैनाल टाइप उसके कान के अंदर जाके लगा देंगे, कैनाल के अंदर लगा देंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए इसके। एक बार अब इसकी इंडिकेशंस और डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे हम, की जाए किसकी, इंडिकेशंस की सर। तो इंडिकेशंस क्या होंगे यार किसी भी हियरिंग एड के, तुम खुद सोच के देखो। कोई हियरिंग लॉस हो किसी भी टाइप का, देखो इसको SNHL में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको CHL में भी यूज़ कर सकते हैं ना। अब मैंने बताया था कंडक्टिव हियरिंग लॉस में तो करेंगे ही करते हैं, इसमें SNHL में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था एक टाइप का डिवाइस था जो मैंने कहा था कि मैस्टॉइड बोन से अटैच कर देंगे और वो डायरेक्टली बोन को स्टिमुलेट करेगा, और SNHL में भी यूज़ कर सकते हैं। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में तो कर ही रहे हैं इसको यार, ठीक है ना। ये सारा कुछ मेथड जो है तामझाम जो है SNHL और CNHL दोनों टाइप के हियरिंग लॉस के लिए ही है, ठीक है। या फिर कोई डेफ बच्चा है उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो एक बार बात को समझो एक बार कि इसमें डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सर। एक डिसएडवांटेज है कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबिलिटी। आपको ये कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है इन पेशेंट्स में। मतलब आपको ये बहुत सिंपल सा लग रहा होगा कि कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इस पेशेंट में, तो क्या ही दिक्कत आ गई, उसको समझाएंगे वो पहन लेगा। लेकिन ये इतनी ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल होती है कि लोग इसको पहनते ही नहीं है, इस हियरिंग एड को। वो बहरेपन के साथ, डेफनेस के साथ जीना सीख लेते हैं, लेकिन इसको पहनते नहीं है। इसका एग्जांपल मैं खुद जानता हूँ पर्सनली। तो क्या होता है कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबिलिटी, वो आज तक भी, वो पर्सन आज तक भी एक तरह से जो मेरा नोन है, वो आज तक बोलना भी नहीं सीख पाया सर, लेकिन तब भी कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा नेग्लेक्ट करा देती है बंदे को कि वो हियरिंग एड यूज़ ही नहीं करता है सर, ठीक है। तो कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबिलिटी हो गया। अकाउस्टिक फीडबैक हो गया। यहाँ पर क्या होता है, साउंड का लीकेज होता है। आ रही है बात समझ में, ये हियरिंग एड यूज़ करने पर साउंड का लीकेज भी होता है। स्पेक्ट्रल डिस्टॉर्शन में क्या होता है, साउंड जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं आती, इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, साउंड की क्वालिटी ऑफ साउंड जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ऑक्लूजन ऑफ, देखो आप कान के अंदर कुछ डाल रहे हो तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का ऑक्लूजन हो जाएगा, जिसके ऑक्लूजन के होने से और दिक्कतें आने लग जाती हैं, ईयर फुलनेस की सेंसेशन आती है, पेशेंट जो होता है वो कंफर्टेबल नहीं रह पाता। अब वैक्स का कलेक्शन होगा तो कलेक्शन भी होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने ब्लॉक कर दिया है कान को, एयर जाएगी नहीं, एक्यूमुलेट होना शुरू होगा मटेरियल, तो वैक्स की कलेक्शन भी होने लग जाएगी। कैनाल की सेंसिटिविटी होने लग जाएगी उसके लिए, ठीक है। प्रॉब्लम होगी डिस्चार्जिंग ईयर में। देखो ईयर से अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है और आपने एड लगा के उसको ब्लॉक ही कर दिया है तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम सर यहाँ पे देखने को मिलती है, वो है यहाँ पर क्या, देखो एक और यहाँ पे दिक्कत आती है बंदे में, क्रॉस करना पड़ता है इन पेशेंट्स में। क्रॉस क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल रूटिंग ऑफ सिग्नल्स। अब इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल रूटिंग ऑफ सिग्नल्स किन में करना पड़ता है, ये हमें करना पड़ता है सर, है ना, टू बी डन। अब किस में करना पड़ता है ये, जिन पेशेंट में सिवियर यूनिलैटरल डेफनेस है, मतलब कि एक कान से बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो उनमें हम क्रॉस करना पड़ता है। अभी क्रॉस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं ना, जो हम हमारे पास मार की यूनिट थी ना, MAR, इसमें से M को तो डेफ ईयर की साइड पे लगाते हैं और R जो होता है रिसीवर को हम कहाँ लगाते हैं, नॉर्मल ईयर की साइड लगाते हैं। अब ये क्यों करते हैं सर, ये करते हैं हम यहाँ पर सर किसके लिए, साउंड लोकलाइजेशन के लिए।
ये जो पेशेंट है सर, देखो क्रॉस वाला, जिसके अंदर बहुत गंदी वाली डेफनेस है, बिल्कुल है एक तरह से यूनिलेटरल, एक साइड की बिल्कुल डेफ ईयर है सर। इसमें हो क्या रहा है, अब इसमें मैं एकदम से जब हियरिंग एड लगाऊंगा तो क्या है, वो सिग्नल की रूटिंग है वो साथ में नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को जो हमारा एम है उसको हम कहाँ लगाते हैं, डेफ ईयर में लगाते हैं, और रिसीवर को कहाँ लगाते हैं, नॉर्मल ईयर पे लगाते हैं, ताकि साउंड जो है वो प्रॉपरली लोकलाइज हो सके सर। आ रही है बात समझ में। तो इनका एक ये ड्रॉबैक भी आता है कि इसमें क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कन्वेंशनल हियरिंग एड की बात करी। अब हम नेक्स्ट हियरिंग एड की बात करेंगे, वो है हमारा बोन हियरिंग एड, ठीक है, बोन एंकर्ड हियरिंग एड। अब देखो बात की जाए किसकी, बाहा की, यानी कि बोन एंकर्ड हियरिंग एड की बात की जाए तो इसको हम फर्दर किसमें 5 हेडिंग्स में, इसको भी 5 हेडिंग्स में कवर करेंगे सर। इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, सर्जरी करनी पड़ती है इसके लिए, प्रायर सर्जरी, उसके लिए सर्जरी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पॉकेट में रखा किसको, कुछ 2 कंपोनेंट को इसमें रखा, MA को इसमें जेब में रखते हैं और प्रोसेसर को कान में रखते हैं और लगाते हैं कान के अंदर प्रोसेसर को ही, और मेरा काम चल जाता है उससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं सर, यहाँ पर एक प्रायर सर्जरी करनी पड़ती है, बोन के अंदर छेद करना पड़ता है सर्जरी करके, और फिर वहाँ पर फिट करना पड़ता है मेरे एक कंपोनेंट को। इन कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, एक बार इंट्रोडक्शन की सर। अब ये क्या होता है इसमें, ये बोन कंडक्शन को इंप्रूव करता है। एक तरह से दिक्कत कहाँ आ रही है इसका मतलब, मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा कि ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन बोन कंडक्शन। अब मेरी बात समझो, अगर ये बोन कंडक्शन पे बेस्ड है, मतलब मैं इस डिवाइस से बोन कंडक्शन करा रहा हूं, तो दिक्कत कहाँ आ रही होगी, ऑफ कोर्स कंडक्टिव हियरिंग लॉस में, बाहर के एक्सटर्नल ईयर में दिक्कत आ रही होगी, तभी तो मैं इंटरनल ईयर को ही ठीक, इंटरनल ईयर में डायरेक्ट सेंसेशन पहुंचा रहा हूँ। जो मेरी हियरिंग है, जो मेरी साउंड है, मैं डायरेक्टली उसको कहाँ पहुंचा रहा हूँ, ब्रेन, इसके बोन से सीधा इनर ईयर के पास पहुंचा रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन बोन कंडक्शन, ठीक है। तो डन कब करेंगे, डन इन कंडक्टिव हियरिंग लॉसेस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रखा है, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें प्रायर सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट किसमें आ गए, इंट्रोडक्शन में। अब देखो हमने जब इसके पहले हमने कन्वेंशनल हियरिंग एड पढ़ा था, उसमें हमने देखा था मार था, है ना, मार। यहां पर निमोनिक होता है फास, FAS, फास। अब फास में क्या होता है, देखो पहले यहां पर हम यूज करते हैं टाइटेनियम का फिक्सचर। मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, एक बार ये एज्यूम करने से पहले एक बार डायग्राम तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, एक बार उस डायग्राम को तुम देख लोगे वो किस तरह से दिखता है, तो ये सब चीज़ें क्लियर आसानी से हो जाती हैं। तो टाइटेनियम का फिक्सचर यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखो टाइटेनियम फिक्सचर हो गया, एक होता है टाइटेनियम एब्यूटमेंट, टाइटेनियम की एब्यूटमेंट होती है, एब्यूटमेंट। अब ये एब्यूटमेंट क्या होती है ये भी बात करते हैं एक बार। और एक ये होता है हमारे पास साउंड प्रोसेसर, ठीक है, क्लियर है एकदम। FAS, फास, फिक्सचर, एब्यूटमेंट और साउंड प्रोसेसर। अब देखो क्या होता है, मेरा फिक्सचर जो होता है, इसको मैंने पहले ही बताया है कि मेरे को इसको बोन के अंदर डालना होता है, इस पार्ट को, वहा को। तो इसमें से ये फिक्सचर वाला पार्ट जो होता है, यही मेरा बोन के पूरा अंदर चला जाता है। आ रही है बात समझ में, स्क्रू को पूरा से ड्रिल करके बोन के अंदर डाल देते हैं फिक्सचर को। आ रही है बात समझ में। अब इस फिक्सचर को और साउंड प्रोसेसर को कनेक्ट करता है मेरा एब्यूटमेंट। ये स्किन के ऊपर एडेरेंट रहता है, इसको स्किन के ऊपर लगाते हैं, और ये किससे, फिक्सचर से भी कनेक्ट रहता है, और ये साउंड प्रोसेसर से बाहर कनेक्ट रहता है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड होता है, आउटसाइड द ईयर, ठीक है। और ये जो होता है ये स्किन के साथ एडेरेंट होता है, ठीक है, स्किन एडेरेंट टू स्किन। आ रही है समझ में। अब देखो मैंने कहा कि टाइटेनियम फिक्सचर, इसको बोन के अंदर डालते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा बोन के अंदर डाल दिया और काम करने लग गया। ये जब इसको बोन के अंदर डालते हैं तो ये बोन के साथ में फिक्स होता है, पूरा मर्ज होता है अच्छे से, और तब जाके अपनी प्रॉपर्टी जो है इसकी काम करने, जो इसकी कैपेबिलिटी है उसको परफॉर्म करता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है सर, 2 से 6 महीने लग जाते हैं। मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ओसियो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब कि बोन के साथ इस फिक्सचर की इंटीग्रेशन हो रही है, और वो ऐसे नहीं हो जाती कि आज लगा दिया कल हो गई, 2 दिन बाद हो गई, पूरे 2 से 6 महीने एवरेज निकाले तो लगभग 3 महीने लग जाते हैं सर। आ रही है बात समझ में। तो 3 महीने तक तो ये काम करेगा ही नहीं, उसके बाद जाके ये ट्रांसमिट करनी शुरू करता है वेव्स को, साउंड सिग्नल्स को, ठीक है। उसके बाद हम जा करके प्रोसेसर को कनेक्ट कर देते हैं इससे, ठीक है। तो अब देखो सर्जरी की हम डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर कि सर्जरी करते कैसे हैं, हम तो बात करते हैं किसमें, जो डिफरेंस आता है मेल और फीमेल में, सॉरी एडल्ट्स में और बच्चों में। तो एडल्ट्स की बात करें और या फिर चाइल्ड की बात करें, तो ये जो एडल्ट्स में ये सर्जरी करी जाती है ये 1 स्टेप में हो जाती है, एक ही स्टेप में 1 स्टेप सर्जरी होती है, और बच्चों में ये 2 स्टेप सर्जरी होती है। मतलब एडल्ट्स में क्या करेंगे, इस फिक्सचर को हमने लगा दिया, पहले फिक्सचर को लगा दिया, अब साथ ही साथ हमने एब्यूटमेंट को भी लगा दिया एक ही बार में, ठीक है, एब्यूटमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया इसको। अब
इसको 3 महीने के बाद में बंदा आएगा, इसको इसके साथ में प्रोसेसर को अटैच कर देंगे, ठीक है, प्रोसेसर अटैच कर देंगे। अब इस 2 स्टेप प्रोसीजर में क्या होता है बच्चे में, सबसे पहले तो बच्चे में सिर्फ फिक्सचर को लगाते हैं, ठीक है, फिक्सचर को, और ये जब ये वाली प्रोसेस पूरी कर लेगा, ओसीओ इंटीग्रेशन पूरी कर लेगा, तब जा करके इस पर एब्यूटमेंट लगाते हैं। अब इसमें 2 से 6 महीने लग जाते हैं, तो 6 महीने के बाद यहाँ पर एब्यूटमेंट लगाया जाएगा, और फिर बाद में यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, प्रोसेसर भी लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप प्रोसीजर था, और यहाँ पर एडल्ट्स में ये 1 स्टेप प्रोसीजर होता है, ये बात की। अब बात करते हैं एक बार किसकी, इंडिकेशंस की। सर देखो इसकी इंडिकेशंस देखो, तुम खुद सोच के देखो यार कि हम बोन वाला जो हमारा है क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब कन्वेंशनल अवेलेबल है, कन्वेंशनल वाला जो था वो दोनों टाइप के हियरिंग लॉस के लिए था, अब वो अवेलेबल है, तो ये हमको बोन के अंदर सर्जरी करके ये सब क्यों करना पड़ रहा है। तो तुम खुद सोच सकते हो यार कि अगर मान लो उसका एक्सटर्नल ईयर जो है वो मालफॉर्म्ड है, एक्सटर्नल ईयर किसी एनॉमली से मालफॉर्म्ड हो रखा है, कंजेनिटल एनॉमली है, स्टाल ईयर है, या फिर कोई पिन्ना जो है वो बैट ईयर हो रखा है, या फिर उसका ये कार्टिलेज वाला पार्ट है ही नहीं, तो तब लगा सकते हैं। या फिर कोई उसको इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो रखी है कोई कान के अंदर, ठीक है ना, जो उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थी किसकी, मेरे कन्वेंशनल वाले की, वहाँ पर इसकी इंडिकेशंस आ जाएंगी। एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी सर, एक जो कॉम्प्लिकेशन थी उसकी क्रॉस थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस कंडीशन में भी इसको लगा सकते हैं। क्रॉस यहाँ पर वहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा था, कॉन्ट्रालेटरल रूटिंग ऑफ सिग्नल करनी पड़ रही थी, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने, और क्यों नहीं करनी पड़ेगी, जब हम यहाँ पर बोन के अंदर इम्प्लांट लगा देते हैं तो जो स्टिमुलस होता है वो अपने आप ही दूसरी साइड पर पहुंच जाता है, ठीक है ना, एकदम कॉक्लिया के अंदर जा रहे हैं, दूसरे कॉक्लिया जो दूसरी साइड का कॉक्लिया है उस तक भी सिग्नल इसी के थ्रू पहुंच जाता है। उसके लिए कोई दूसरा एक तरह से कोई सर्जिकल एक तरह से दूसरा कोई स्टेप करने की जरूरत होती नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है ना। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं एक बार किसकी सर, कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे एक बार हम, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है सर, या तो इस सर्जरी का फेलियर हो जाए। देखो मैंने कहा था एक प्रोसेस हो रही थी ओसियो इंटीग्रेशन, है ना, मतलब कि मेरा जो फिक्सचर था वो बोन के साथ इंटीग्रेट होने में पूरा टाइम ले रहा था, 3 से 6 महीने का, 2 से 6 महीने का, है ना। अब मान लो इतना टाइम लेने के बाद भी ये ओसियो इंटीग्रेशन ये प्रोसेस है ये पूरी नहीं हुई, तो सर्जरी का फेलियर हो जाएगा, फेलियर ऑफ सर्जरी, है ना। तो सबसे ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आपने अंदर कान के अंदर, बॉडी के अंदर, बोन के अंदर भी कुछ डाला है, तो एक तरह से यहाँ पर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बिगिन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है ना। ये दो कॉम्प्लिकेशन हो गई, लेकिन ये होती हैं रेयर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उतनी देखने को नहीं मिलती हैं। इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं सर, है ना, फायदे बहुत ज़्यादा हैं इसमें। क्रॉस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अच्छी हियरिंग आ जाती है उस बंदे की, एक तरह से उसको अगर मान लो कि ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस था, एक तरह से पूरा का पूरा लॉस ही रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब बात करेंगे हमारे थर्ड डिवाइस की, हियरिंग एड की, ठीक है। देखो ये हमारा तीसरा टाइप का हियरिंग एड है। अब तक हमने इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस में हमने क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना सर, हमने वहाँ पर हियरिंग एड पढ़ा था। हियरिंग एड में हमने 3 डिवाइस के नाम लिखे थे, है ना। सबसे पहला डिवाइस कौन सा था मेरा, कन्वेंशनल हियरिंग एड था। उसके बाद मैंने बोन एंकर्ड हियरिंग एड की बात करी। अब मैं तीसरे टाइप की बात कर रहा हूँ जो मेरा इम्प्लांटेबल हियरिंग एड है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, इसको हम 3 हेडिंग्स में, इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये बुक में इतना ही है। तो इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उस प्रिंसिपल का नाम है डायरेक्ट ड्रिवन प्रिंसिपल। डायरेक्ट ड्रिवन प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है सर, मतलब कि ये कैसे काम करता है, ये सीधी की सीधी वाइब्रेशंस को ही मिडल ईयर तक पहुंचा देगा। इसका कोई मतलब नहीं है इनर ईयर से, बोन कंडक्शन से, या फिर एयर कंडक्शन, मतलब एयर कंडक्शन से ही काम है मेनली। तो ये कर क्या रहा है एक्चुअल में, सीधी वाइब्रेशंस को ही कैसे ट्रांसमिट कर रहा है मिडल ईयर तक। आ रही है बात समझ में, ट्रांसमिट टू मिडल ईयर। तो ये इतना काम कर रहा है सर। तो अब इसके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप का होता है सर, ये 2 टाइप्स होते हैं, मतलब इसके बेसिकली देखा जाए तो एक होता है पीजो इलेक्ट्रिक इम्प्लांटेबल हियरिंग एड, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्लांटेबल हियरिंग एड। अरे बात समझे, दोनों का काम यही है कि ये वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट कर देते हैं मिडल ईयर तक। मेरी बात समझ में आई तुमको, ठीक है। मिडल ईयर के आगे ट्रांसमिट हो जाएगी फिर उसके आगे से। इंडिकेशंस की बात करें तो इंडिकेशंस कितनी सी है, सिंपल, कि ये 18 ईयर से ज़्यादा के लोगों मतलब कि एडल्ट्स में यूज़ करनी है, ठीक है। और ये उन लोगों में, ये मतलब कि किसी भी डिग्री का, यहाँ पर माइल्ड टू सीवियर हियरिंग लॉस, माइल्ड डिग्री हो या फिर सीवियर हियरिंग लॉस हो, माइल्ड टू सीवियर हियरिंग लॉस में भी, हियरिंग लॉस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हियरिंग लॉस भी कैसा, SNHL। आ रही है समझ में।
हाँ, अब देखो तीसरी इंडिकेशन क्या है इसकी। तीसरी इंडिकेशन ये है इस बंदे में कि इसमें उसमें यूज़ करना है, ये उन पेशेंट्स में यूज़ करना है जो हैबिचुअल है हियरिंग एड को यूज़ करने के लिए। आइए बस समझ में। अब किसी ऐसे इंडिविजुअल में भी नहीं देना है कि जिस इंडिविजुअल को पहले हियरिंग एड की आदत ही नहीं है या फिर उसने कभी लगाया ही नहीं है, तो वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा, ठीक है, लगाना नहीं चाहेगा, ठीक है ना, क्योंकि और तो उसमें क्योंकि सर्जरी भी करनी पड़ रही है इसमें, ठीक है, वो अनटाइडी सा एक्सपीरियंस रहता है, तो उनमें ही यूज़ करनी है इसको। हैबिचुअल टू दोज पेशेंट्स हु आर हैबिचुअल फॉर यूजिंग हियरिंग एड्स। तो ये इतनी सी बात हो गई इसकी, ठीक है ना। अब हमने हियरिंग एड्स की डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। अब हमें एक इम्प्लांट की डिस्कशन पढ़नी है हमको। हमारा कौन सा इम्प्लांट कौन सा है हमारा? कॉक्लियर इम्प्लांट, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हमारी किसकी, कॉक्लियर इम्प्लांट्स की बात करते हैं। हमने अपनी उसकी हियरिंग एड की डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी, 3 टाइप के हियरिंग एड पढ़ लिए थे। कॉक्लियर इम्प्लांट की बात हो रही है सर यहाँ पर। देखो इंट्रोडक्शन में इसको भी हम फर्दर 5 हेडिंग लगभग हमने कॉमन हेडिंग्स के अंदर ही पूरे हियरिंग एड को और पूरे कॉक्लियर इम्प्लांट को कवर किया है, तो इसको भी उसी हेडिंग के अंदर लेके चलेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, हमने मिडल ईयर को स्टिमुलेट किया था लास्ट हियरिंग एड में, जो कौन सा इम्प्लांटेबल हियरिंग एड था। ये इम्प्लांट्स हैं डायरेक्टली, तो ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, सीधा 8th नर्व को सर, 8th क्रेनियल नर्व को। अब यहाँ पे हुआ क्या है, दिक्कत क्या हुई है, आउटर ईयर सेल्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं पूरी तरह, ठीक है। तो अब वो एक तरह से बाहर का मेरा कान एकदम ठीक है, एक्सटर्नल ईयर भी ठीक है, मिडिल ईयर भी ठीक है, पूरी साउंड जो है पूरी अंदर जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वो 8th नर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बीच में दिक्कत कहाँ आ गई, आउटर एयर सेल्स में दिक्कत आ गई। अब आउटर एयर सेल्स को यहाँ बाईपास करेंगे हम इस मैकेनिज्म के थ्रू, डायरेक्टली मेरी 8th नर्व को स्टिमुलेट कर देंगे। मेरी बात समझ में आई तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर किस टाइप का हियरिंग लॉस है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। आ रही है बात समझ में? आ रही है सर। अब बताओ कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो इसके कंपोनेंट्स 2 होते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है एक तो, और एक इंटरनल कंपोनेंट होता है। मतलब एक एक्सटर्नल जो मेरा बॉडी के इस कान के बाहर में रहेगा, और जो दूसरे एक इंटरनल कंपोनेंट होता है वो मेरा बॉडी के मतलब कान के अंदर रहेगा, बोन के अंदर रहेगा। तो एक्सटर्नल कंपोनेंट कौन सा होता है सर? एक्सटर्नल कंपोनेंट में फर्दर 2 कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से? मेरा प्रोसेसर आता है एक तो, और क्या आता है मेरे पास, ट्रांसमीटर आता है, ठीक है, प्रोसेसर और ट्रांसमीटर। अब इस प्रोसेसर के अंदर ही फिट होता है मेरा क्या, माइक्रोफोन, ठीक है। इस प्रोसेसर के अंदर ही फिट होता है मेरा क्या, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम आपको पहले बता दिया गया था किसमें, हियरिंग एड में। हमने कन्वेंशनल हियरिंग एड में माइक्रोफोन का काम भी पढ़ा था कि वो साउंड को एक तरह से किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। अब इंटरनल के अंदर फर्दर 2 कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है सर, हमारा एक रिसीवर होता है और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स। अब ये कैसे कैसे काम करते हैं वो हम इसके मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे सर। अरे बात समझ में, ये मैकेनिज्म ही है पूरा। देखो पहले क्या हुआ, साउंड को पिक किया किसने, मेरे माइक्रोफोन ने, जो किसके अंदर है सर, प्रोसेसर के अंदर ही पड़ा है ना। प्रोसेसर के अंदर मैंने लिखा है माइक्रोफोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये माइक्रोफोन क्या करेगा, एक तरह से साउंड को परसीव करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, प्रोसेसर उसको फर्दर एनालाइज करेगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर दी जाएगी सर। यहाँ पर काम माइक्रोफोन का यही तो था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करना ही तो था। अब वो जाएगी ट्रांसमीटर के पास, ट्रांसमीटर फर्दर उसको रिसीवर के पास ट्रांसमिट कर देगा। इतना मेरा पार्ट जो था वो एक्सटर्नल पार्ट था, बाहर में था, ठीक है। अब ये रिसीवर के पास जाएंगे, रिसीवर अंदर की तरफ है, रिसीवर इसको रिसीव करेगा और उस सिग्नल को, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है मेरे पास, उसको डिकोड करेगा सर, ठीक है। वो कोडिंग जो आई है इसके पास, उसको डिकोड करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा इसमें से, और वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू इलेक्ट्रोड को दे दी जाएगी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोड डायरेक्टली 8th नर्व को स्टिमुलेट कर देंगे। तुमको ये मैकेनिज्म समझ में आया? आ गया सर, ठीक है। तो ये इतना मैकेनिज्म था। इसकी अब इंडिकेशंस होती हैं, कुछ 4-5 इंडिकेशंस होती हैं, उनकी बात करेंगे एक बार, ठीक है। तो इसकी इंडिकेशंस की बात करते हैं सर, कि हमको सर्जरी कब कब करनी रहती है सर। देखो ये बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं और एडल्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, इनमें बोथ में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइप के हियरिंग लॉस, किसी भी टाइप मतलब किसी भी डिग्री के हियरिंग लॉस में, सिवियर मतलब कि एक तरह से मॉडरेट टू सिवियर हियरिंग लॉस में यूज़ कर सकते हैं इसको। आ रही है बात समझ में? हियरिंग लॉस में यूज़ कर लेंगे। तीसरी इंडिकेशन इसकी क्या होती है, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए इसमें सर, ठीक है। और कि सर्जरी की कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए, सर्जिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो एब्सेंट होनी चाहिए, मतलब कि सर्जरी की जा सके इसमें, ऐसी बॉडी होनी चाहिए इसकी। आ रही बात समझ में? और इसकी क्या बात है, इसकी खास बात ये भी है कि इसको दूसरे हियरिंग एड से कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ है, तो इसमें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। हियरिंग एड से, अदर हियरिंग एड से बेनिफिट एब्सेंट, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, तो ये इसकी इंडिकेशंस हो गई। इसके आउटकम्स की बात करते हैं। इसके आउटकम्स कब कब आएंगे सर? देखो इसके आउटकम्स कब कब आएंगे, किन किन कंडीशंस में आएंगे, ठीक है। वो मतलब ये कॉक्लियर इम्प्लांट कब कब सक्सेसफुल होंगे, तो वो 4 कंडीशन याद रखना, ठीक है। कब आएंगे, जब ये हियरिंग एड जो है
इसके आउटकम सर कब कब आएंगे, देखो जब उसका पहले से हियरिंग एड जो है यूज़ करने का एक्सपीरियंस पहले से ही प्रेजेंट है तो उसके आउटकम्स अच्छे से आ जाएंगे। अगर यंगर एज में डेफनेस है और तब ये कॉक्लियर इम्प्लांट का यूज़ कर रहा है तब आउटकम अच्छे आ जाएंगे। शॉर्टर ड्यूरेशन की डेफनेस थी उसको, मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए डेफनेस हुई और उसके बाद ही वो सर्जरी के लिए रेडी हो गया वो बंदा, तो उसमें भी आउटकम अच्छे से आ जाएगा। और न्यूरल प्लास्टिसिटी, मतलब अभी उसके इनर ईयर के अंदर अभी उसके न्यूरल टिश्यूज प्रिजर्व हैं तो ये आउटकम जो है अच्छे से आ जाएगा। तो ये 4 कंडीशन के अंदर इसका वो आउटकम आ जाएगा। तो हमने पूरा हियरिंग एड को डिस्कस कर लिया है, जो हम रिहैबिलिटेशन जो होता है इम्पेयर्ड हियरिंग का, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है सर। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।